नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज हम फिर से आ गए हैं कक्षा 7 के अध्याय 4 में। और ये भूगोल है, हमारी दुनिया इसको बोलते हैं। इसके बुक के ऊपर पे लिखा हुआ है हमारी दुनिया है। ये ऐसे भूगोल यानी पृथ्वी के बारे में इसमें जानकारी दी जाती है। तो सबसे पहले है वायुमंडल एवं इसका संगठन। ये जो संगठन है, ये जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल को बनने में जिन जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उनको ही संगठन कहा जाता है। तो वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु का घेरा है जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इससे जुड़ा हुआ है। इसी कारण पृथ्वी के धरातल के पास वायुमंडल की सघनता भी ज़्यादा होती है। ये जो हमारी पृथ्वी है जिस पे हम लोग रह रहे हैं, इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी पृथ्वी को अपने ओर खींचने की जो शक्ति है उसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति। इसी कारण हमारा वायुमंडल भी जो है, जो हमसे दूर है, जिसे हम आसमान कहते हैं, उस ओर जो वायुमंडल है वो हमारी ओर खींचा रहता है और हमारे साथ साथ ही चलता है। अब आगे क्या कह रहा है कि सीमा, सुरेश, राधा एवं रमेश मैदान में खेल रहे थे। ये चारों बच्चे हैं, ये मैदान में खेल रहे थे। अचानक सुरेश ने कहा, राधा तुम अपनी नाक और मुंह कितनी देर तक बंद रख सकती हो? राधा ने कहा, मैं अभी ऐसा करके देखती हूँ। क्या हुआ? सुरेश ने कहा राधा को कि तुम अपनी नाक और मुंह दोनों कितने देर तक बंद रख सकती हो। तो राधा ने कहा कि मैं अभी ऐसा करके देखती हूँ। राधा ने अपनी नाक और मुंह हाथों से बंद किया, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसने हाथ हटा लिया क्योंकि उसे बेचैनी होने लगी थी। ये बेचैनी क्यों हो रही थी? जब हम सांस लेते हैं तभी हम जिंदा रहते हैं, और जब हम सांस नहीं ले पाएंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो जब राधा ने अपने नाक और मुंह को बंद कर लिया तो फिर उसे बेचैनी होने लगी। बारी बारी से सबने ऐसा किया, परंतु कुछ ही सेकंड में सबकी सांसें टूट जा रही थी। रमेश ने पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? सीमा ने कहा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सांस लेने के लिए वायु यानी हवा आवश्यक है, जो नाक या मुंह के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जो नाक बंद होने पर शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रही है। राधा ने कहा, क्या हवा सभी जगह है? तो क्या हुआ? हमें जिंदा रहने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, यानी हवा की आवश्यकता होती है। आगे जब जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह के हवा को हम लोग सांस के द्वारा लेते हैं और फिर आगे क्या होता है। राधा ने बताया, मेरी दीदी जब ऊंचे पहाड़ों पर घूमने गई थी तो उन्होंने बताया था कि ऊपर पहुंचने पर सांस लेने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। ऊंचे पहाड़ों पर जाने के बाद उसकी दीदी को क्या परेशानी हो रहा था? सांस लेने में परेशानी हो रहा था। क्यों हो रहा था ये आगे के चैप्टर में देखेंगे। सुरेश ने पूछा, भला ऐसा क्यों हुआ? सीमा ने कहा, क्योंकि धरातल से ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। दीदी बता रही थी कि पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं वहाँ से लेकर कई 100 किलोमीटर ऊपर तक वायु पाई जाती है। इसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल से हमारे पृथ्वी चारों ओर से घिरी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वायुमंडल भी उसके साथ घूमता है। सीमा ने क्या कहा कि धरातल पर जहाँ हम जीते हैं, जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। हम जिस धरातल पर रहते हैं उससे हज़ारों किलोमीटर दूर तक वायुमंडल पाया जाता है, और ये वायुमंडल हमारे पृथ्वी के साथ साथ ही घूमता है। वायुमंडल हमें जीवनदायी वायु तो प्रदान करता ही है, साथ ही
पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीवों के लिए सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है। ये वायुमंडल क्या करती है? जीवनदायी वायु देती है, यानी ऑक्सीजन देती है। साथ ही पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीवों, यानी इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को एक सुरक्षा कवच भी प्रदान करती है। किस तरह का सुरक्षा कवच है, यानी किस तरह का घेरा है, वो हम लोग आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, देखेंगे। रमेश ने कहा, मैंने पढ़ा है कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो इसका कुछ भाग ही पृथ्वी पर पहुंच पाता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाती, जिससे पृथ्वी का तापमान इतना अधिक हो जाता कि यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाता। क्या कहा रमेश ने कि सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं, हानिकारक किरणें, वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, वायुमंडल उन्हें पहले ही रोक लेती है। अगर वो हानिकारक किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाती तो पृथ्वी का तापमान इतना अधिक होता, यानी पृथ्वी इतना गर्म होती कि यहाँ पे जीवन संभव नहीं होता। वायुमंडल में पृथ्वी पर पहुँचने वाली किरणों को धरातल ग्रहण कर कुछ किरणों को पुनः परावर्तित कर लौटाने लगती है तथा यह वायुमंडल उनमें से कुछ किरणों को पृथ्वी पर ही रोक देता है। क्या होता है, जब सूर्य की किरणें, इससे पहले जो आपने ये फिगर देखा था, ये जो आपने देखा था, ये सूर्य है और सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर आती है तो आने के क्रम में ये जो वायुमंडल है इस जगह, ये वायुमंडल उनमें से बहुत सारे खराब किरणों को जो हमारे पृथ्वी पर आके हमको नुकसान पहुंचाते, उनको वो पहले ही रोक देते हैं और वो वापस चले जाते हैं। और शेष जो हमारे फ़ायदे के हैं वो आते हैं और आने के बाद जब परावर्तित होकर टकरा के जब वापस फिर से अंतरिक्ष की ओर जा रहे होते हैं, तो ये जो इस जगह का वायुमंडल होता है, ये इन्हें रोक के पुनः वापस पृथ्वी के लिए फिर से भेज देती है, जिस वजह से कि इस पृथ्वी के ऊपर का वातावरण जीने लायक बन जाता है। अगर वो नहीं होता तो या तो सूर्य की सभी किरणें पृथ्वी पर आ जाती तो पृथ्वी जल के राख हो जाती, या फिर यहाँ से सभी किरणें परावर्तित होकर वापस चली जाती तो पृथ्वी इतनी ठंड होती कि यहाँ जीवन संभव नहीं होता। लेकिन ये सूर्य की खराब किरणों को आने से रोकती है ये वायुमंडल, और फिर वापस जाते वक्त भी इसको वापस पृथ्वी पर कुछ कणों को भेज देती है, जिससे यहाँ का वातावरण रहने लायक बना रहता है। वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर परावर्तित किरणें पुनः अंतरिक्ष में लौटने में अधिक समय लगाती है, जिससे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाता है। अगर ये किरणें पृथ्वी से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाती तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती कि सब कुछ जम जाता। ये मैंने आपको बता दिया। सीमा बोल उठी, मेरी दीदी कह रही थी कि जब कभी आकाश में बादल होते हैं तो हमारे यहाँ का तापमान अचानक बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की जो किरणें परावर्तित होकर अंतरिक्ष में जाने लगती है तो वे बादलों के कारण रुक जाती हैं और पुनः यह पृथ्वी पर लौट जाती है, जिससे हमारा वातावरण अपेक्षाकृत अधिक गर्म होता है। सीमा क्या बोली कि आपने भी ये अनुभव किया होगा, और अगर आप अनुभव नहीं किए हैं तो आप इसके बाद अनुभव करेंगे। जब कभी आपके जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पे बारिश का माहौल बनेगा और आसमान में काले घने बादल छाएंगे, तब आप देखेंगे कि उस समय आपको गर्म की अनुभूति होगी। उससे पहले आपको गर्मी की अनुभूति नहीं हो रही होगी, लेकिन जब वो बादल छाया हुआ होगा तब आपको गर्मी का एहसास हो रहा होगा, और जब वो बादल छट जाएगा तब फिर आपको उस गर्मी का एहसास नहीं होगा, उससे ठंड का एहसास होगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की जो परावैंगनिक किरणें हैं उनको बादल वापस जाने से रोक लेती हैं, जिस वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। तभी राधा ने पूछा, पृथ्वी का ऊंचाई वाला भाग पर्वत पहले गर्म होता है या तल वाला भाग अर्थात मैदान? सुरेश बोल उठा, सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पहुंचती है तो पहले पर्वत पर पहुंचती है, बाद में मैदान पर। इसलिए पहले पर्वत गर्म होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता है। यह वायुमंडल ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से गर्म होता है। जब धरती का ठोस धरातल गर्म होता है तो उसके संपर्क वाले वायुमंडल की परतें पहले गर्म होती है एवं उत्तरोत्तर ऊपर की ओर गर्मी प्रवाहित
होती रहती है। स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं गर्मी कम होती जाती है। क्या होता है कि जो धरातल है, जो मैदानी भाग है, वहाँ पे गर्मी, वायुमंडल में जो तापमान है वो पहले गर्म होता है। इसी कारण धरातल पहले गर्म होती है और पहाड़ों पे गर्मी बाद में होती है और वहाँ गर्मी कम होती है धरातल की अपेक्षा। वायुमंडल का संगठन। शाम घिर आई थी, सभी बच्चे घर की ओर जा रहे थे, तभी एक गुब्बारे वाला उधर से गुजरा। बच्चों ने गुब्बारे खरीदे, सीमा ने भी गैस वाले गुब्बारे खरीदे। उसका गुब्बारा हवा में ऊपर उड़ रहा था। गैस वाले गुब्बारे जो थे वो हवा में उड़ रहे थे, लेकिन बिना गैस वाले जो गुब्बारे होते हैं, जो हम लोग अपने मुंह से फुलाते हैं, वो गुब्बारे कभी ऊपर नहीं उड़ते हैं। हम उन्हें ऊपर फेंकते भी हैं तो वो धीरे 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 फिर से नीचे आ जाते हैं। रमेश ने पूछा, मैं जब गुब्बारा फुलाकर हवा में ऊपर करता हूँ तो यह ऊपर की ओर क्यों नहीं जाता? सीमा ने राधा से पूछा, राधा तुम बताओ तो। राधा ने कहा, मुझे नहीं पता। सुरेश बोला, मैं बताता हूँ। देखो, जब मुंह से हवा भरते हैं तो गुब्बारे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरती है, जबकि गैस वाले गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस होती है। चूँकि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से हल्की है, अतः वह ऊपर की ओर उठती है। क्या बात है कि हम जो सांस लेते हैं वो हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जब हम उसको रिलीज करते हैं, जब हम उसको छोड़ते हैं तो वो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन गुब्बारे में जो गैस भरी जाती है वो हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, जो सबसे हल्की होती है। इस वजह से उस गुब्बारे को जब आप छोड़ते हैं तो वो गुब्बारा आसमान की ओर उड़ने लगता है। राधा ने पूछा, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं? अब उन गैसों का विवरण आपके बुक में। नाइट्रोजन गैस 78.03% है, ऑक्सीजन 20.99% है, आर्गन 0.94% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन 0.01% है। कुल मिला के 100% हो गया। संघनन। अब देखिए ये संघनन क्या है? संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें जल वाष्प यानी पानी जो है वो वाष्प के द्वारा यानी गर्म होके वाष्प बन के सूक्ष्म कणों के आसपास एकत्रित होता है, जिनसे बाद में वर्षण होती है, संघनन कहलाता है। संघनन किसको कहते हैं? जब पानी गर्म होके भाप बनके और सूक्ष्म कणों के आसपास एकत्रित हो जाते हैं, वातावरण में जो छोटे छोटे धूल कण हैं उनके आसपास वो एकत्रित हो जाते हैं और उसके बाद वर्षण यानी वर्षा होती है, तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। सीमा बोली, वायुमंडल में कई गैसें उपस्थित हैं जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक 78.03% है, जबकि ऑक्सीजन 20.9% है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन भी वायुमंडल में पाए जाते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म धूलकण पाए जाते हैं जो संघनन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वातावरण में इन गैसों का प्रभाव नजर आता है। ये जो संघनन की प्रक्रिया होती है इसमें इन सभी गैसों का कुछ न कुछ उपयोग, कुछ न कुछ सहयोग रहता है, तभी ये संघनन की क्रिया होती है यानी वर्षा की क्रिया होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, क्योंकि यह वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। ये दोनों क्या करते हैं? वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी में विकिरित ऊष्मा को अपने अंदर रोक लेते हैं और उससे वो पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव पैदा करते हैं। क्या होता है ग्रीन हाउस गैस? आगे देखते हैं। राधा ने कहा, मैंने सुना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बढ़ती मात्रा के कारण काफ़ी दिक्कतें हो रही है। रमेश ने कहा, बिल्कुल ठीक, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, जिसके कारण पर्यावरण की पूरी खाद्य श्रृंखला एवं अंततः हमारा जीवन संभव है।
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बढ़ती मात्रा से हमें परेशानी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ही पौधों में जीवन संभव हो पाया है। पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही सहयोग लेते हैं, तभी वो अपने भोजन को पत्तियों से प्राप्त करते हैं, तो वो भी आवश्यक हैं। स्थलीय विकिरण में सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा दीर्घ तरंगों में बदल जाती है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आसानी से सोख लेती है। क्या होता है, स्थलीय विकिरण में सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा दीर्घ तरंगों में बदल जाती है और उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने आप में समा लेती है और इस तरह पृथ्वी पर आवश्यक ऊष्मा बनी रहती है, जिससे हमारा जीवन संचालित होता रहता है। अगर ऐसा नहीं हो तो यहाँ से जो गर्मी वो रिलीज होकर अंतरिक्ष में चला जाएगा, तो यहाँ का टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि सब चीज़ जम जाएगा और हमारा आपका जीवन संभव नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होंगे तो पौधे नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे तो बहुत सारे जीव जंतु नहीं होंगे। तो हमारे खाने का जो भी है, हम या तो मांस मछली खाते हैं या फिर हम साग सब्जी कुछ भी खाते हैं, तो वो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होने से पौधे जीवित नहीं रहेंगे, पौधे नहीं रहेंगे तो हम खाएंगे क्या, और पौधे नहीं रहेंगे तो फिर और दूसरे जीव भी जीवित नहीं रहेंगे। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे लिए बहुत आवश्यक भी है, लेकिन इसकी अधिकता जो है वो हमें नुकसान दे जाती है। वर्तमान समय में हमारी आधुनिक जीवन शैली के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। अत्यधिक वृद्धि में स्थलीय विकिरण की ऊष्मा को कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोख लेती है। इसी कारण भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो रही है और जलवायु की दशाओं में भी परिवर्तन नजर आ रहे हैं। भूमंडलीय तापन हो रहा है। ये स्थलीय विकिरण क्या है, हमारे इस धरती पर और भी जो कल कारखाने हैं उनके द्वारा जो दूसरे तरह के और गैसों को रिलीज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसे भी अपने आप सोख लेती है, जिस वजह से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में तापमान अधिक हो जाता है। ये हमारे लिए नुकसानदेह है। सिर्फ सूर्य की किरणों को रोक के और तापमान को जीने लायक बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हमें फ़ायदा देती है, लेकिन कंपनियों द्वारा बहुत सारे फर्टिलाइज़र के द्वारा अलग अलग तरह के केमिकल के जलने से जो गैस निकलता है और उसको जो ये कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में समाहित कर लेती है, उस वजह से यहाँ का तापमान गर्म होता जा रहा है, जिससे हमारा जलवायु भी परिवर्तित हो रहा है। राधा ने पूछा इससे क्या परेशानी होगा। सीमा ने बताया, इससे पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी तो हो ही रही है, जिसमें ध्रुवों पर तथा ऊंचे भागों में जमी बर्फ पिघल रही है। फलस्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप तटीय क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ जाएगा, जिससे तटीय भाग जलमग्न हो सकते हैं। कई द्वीपों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। जैसे गंगा नदी के डेल्टा के कुछ द्वीप पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं, वहाँ के लोग भी दूसरी जगह पलायन कर चुके हैं। साथ ही जलवायु में भी परिवर्तन आ सकता है। परिणाम स्वरूप कुछ पौधे या जंतु लुप्त हो सकते हैं। क्या होगा जब यहाँ तापमान बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता है और ये दूसरे कणों को अपने में समाहित करके पृथ्वी का तापमान बढ़ा रही है, तो इससे क्या होगा कि पृथ्वी पर ऊंचे पहाड़ों पर जो बर्फ़ है और पृथ्वी के ध्रुवों पर जो बर्फ़ है, वो बर्फ़ पिघल के समुद्र में आएंगे और समुद्र का जो जलस्तर है वो बढ़ेगा, तो समुद्र के किनारे का जो तटीय क्षेत्र है वो जलमग्न हो जाएगा। जिस तरह की गंगा का जो तटीय क्षेत्र है, डेल्टा वाला भाग है, वहाँ जलमग्न हो जाने से वहाँ के बहुत सारे लोग उस जगह को छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो अब डूब चुका है पानी में। और इस जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारे ऐसे पौधे, बहुत सारे ऐसे जीव होंगे जिनका जीवन ही नष्ट हो जाएगा। राधा ने पूछा, क्या ठंडे प्रदेश में भी ऐसा ही है। सुरेश ने कहा, नहीं, ठंडे प्रदेशों में कृषि उत्पादन के लिए उचित तापमान का
अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में वहाँ के लोग कांच या प्लास्टिक के पारदर्शी शीट के ऐसे घर बनाते हैं जिसमें सूर्य की किरणें प्रवेश तो कर जाती हैं परंतु बाहर नहीं निकल पाती। यह ग्रीन हाउस कहलाता है। इस प्रकार उस घर के तापमान में वृद्धि हो जाती है जो सब्जी के उत्पादन के लिए उपयोगी होता है। हमारे यहाँ तो सब्जियां हम लोग ऐसे उगा लेते हैं, लेकिन ठंडे प्रदेशों में क्या होता है कि सूर्य की उन किरणों को रोकने के लिए जिससे हमारे पृथ्वी पर पौधे को जीवित रहने के लायक वायुमंडल को बनाया जाता है, वो वहाँ बनाने के लिए कांच या प्लास्टिक के घर बनाए जाते हैं। आप जब कभी सफ़र में जाते होंगे तो शायद आपने कहीं कहीं देखा होगा गोल घेरे में घर बना होता है जो आपको लगता होगा कि हरे चादर से ढका हुआ है और उसके अंदर साग सब्जी उपजाया जाता है। उसी को कहते हैं ग्रीन हाउस। उसमें सूर्य की किरणें तो प्रवेश कर जाती है लेकिन बाहर जाते समय वो प्लास्टिक या कांच उन्हें रोक लेती है, जिस वजह से उसके अंदर का जो तापमान है वो सब्जी उगाने लायक बन जाता है। वायुमंडल की संरचना। अब वायुमंडल के बारे में जानेंगे कि वायुमंडल किस तरह से है। रमेश ने पूछा, क्या पृथ्वी की सतह के ऊपर भी कोई परत है? सीमा बोली, हाँ, पृथ्वी की सतह के करीब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार पाया जाता है। ये जो वायुमंडल है, हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये वायुमंडल पाया जाता है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और विषुवत रेखा लिखा हुआ है, यानी ये पृथ्वी है और इससे 1000 किलोमीटर तक ये वायुमंडल है। ये वायुमंडल अलग अलग भागों में विभाजित हैं, इनके अलग अलग काम हैं। क्या क्या कैसे कैसे इस विभाग में होता है इसको आगे देखेंगे। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के तापमान एवं दाब में बदलाव होता रहता है। इस बदलाव के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। क्या होता है कि अलग अलग भागों में इनको बांटा गया है क्योंकि इनमें अलग अलग तरह के बदलाव होते रहते हैं। सबसे पहला है पृथ्वी से जो सटा हुआ है जिसमें हम लोग हैं, वो क्या है? क्षोभ मंडल कहलाता है। इसके बाद वाला क्या होता है? समताप मंडल कहलाता है। समताप मंडल के बाद मध्य मंडल होता है और मध्य मंडल के बाद बाह्य मंडल होता है और बाह्य मंडल के बाद लास्ट बहिर्मंडल होता है। बहिर्मंडल के बाद उसको अंतरिक्ष बोलते हैं। तो राधा ने पूछा, ये मंडल क्या है, इनका क्या महत्व है? सुरेश ने कहा, मैं तुम्हें इन मंडलों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले क्षोभ मंडल है। यह वायुमंडल की सबसे निचली एवं महत्वपूर्ण परत है। मौसम संबंधी परिवर्तन इसी मंडल में होते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ये जो क्षोभ मंडल है, ये पृथ्वी से इसकी ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर है। और मौसम संबंधी जितने भी परिवर्तन होते हैं, यानी बादलों का आना, बारिश का होना, ये सभी क्या होते हैं? इसी क्षोभ मंडल में होते हैं। और इसकी ऊंचाई क्या है? पृथ्वी के धरातल से 13 क्षोभ मंडल की ऊंचाई व विस्तार सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। ये जो क्षोभ मंडल है उनका ऊंचाई और विस्तार सभी जगहों पर एक समान नहीं है। विषुवतीय क्षेत्रों में इसकी लंबवत विस्तार अधिक होती है जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में कम होता है। यहाँ जलवाष्प एवं धूलकण अधिकता से मिलते हैं। मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। इस मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसके ऊपर समताप मंडल है। समताप मंडल का आरंभ क्षोभ मंडल के बाद होता है। ये जो क्षोभ मंडल है उसके बाद हमारे समताप मंडल का प्रारंभ होता है। इस मंडल का फैलाव करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यानी पृथ्वी की सतह से क्षोभ मंडल 13 किलोमीटर है और उस 13 किलोमीटर के बाद ये 50 किलोमीटर है समताप मंडल। इस मंडल के निचले भाग में अर्थात 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान स्थिर रहता है। इस क्षोभ मंडल की ऊपरी तापमान से मिलता हुआ 20 किलोमीटर तक का समताप मंडल का तापमान रहता है। इसके बाद जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान तेजी से बढ़ता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सतह का तापमान घटता रहता है और ये 20 किलोमीटर तक समताप मंडल में वो कम ही रहता है तापमान पृथ्वी की अपेक्षा, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ते रहता है। इसके बाद जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान तेजी से बढ़ता है। ऐसा होने का प्रमुख कारण इस परत के ऊपर में ओजोन की परत का
पाया जाना है। ये जो ओजोन परत है वो इसी समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाया जाता है। इस वजह से वहाँ पे सूर्य की बहुत सारी किरणें आके टकराती हैं, जिस वजह से वहाँ से तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। यह परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है। यह मंडल हवाई जहाज की उड़ान के लिए उपयुक्त है। ये जो समताप मंडल है इसी में हवाई जहाज़ों का उड़ान सही तरीके से हो पाता है। उसके बाद आता है मध्यमंडल। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर वाली परत है। इसकी ऊंचाई करीब 80 किलोमीटर है। यहाँ ऊंचाई के बाद तापमान घटता है। ज्यों-ज्यों अब इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है तापमान घटते जाता है। यह मंडल अंतरिक्ष से आने वाली उल्का पिंडों से हमारी रक्षा, जैसे ही उल्का पिंडें इस मंडल में प्रवेश करती है घर्षण के कारण जल जाते हैं और पृथ्वी पर पहुँच नहीं पाते हैं। उसके बाद है आयन मंडल। आयन मंडल या बाह्य मंडल। वायुमंडल की यह परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान भी तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इसी परत को परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है। बाह्य मंडल का फैलाव 80 से 400 किलोमीटर तक है। ये जो आयन मंडल या बाह्य मंडल कहते हैं, इसी मंडल में हमारे द्वारा जो यहाँ से तरंगें छोड़ी जाती है, हम जो मोबाइल से बात करते हैं, टीवी पर कुछ देखते हैं या रेडियो में समाचार सुनते हैं या और भी कुछ सुनते हैं, तो हमारे उन टावर से जो तरंगें छोड़ी जाती है वो इसी बाह्य मंडल में टकरा के पृथ्वी पर पुनः वापस आती है। तभी हमारे टीवी सिग्नल मिलता है या फिर हमारे मोबाइल में हमको आवाज़ सुनाई देता है या फिर हम पिक्चर देख पाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल है। बहिर्मंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैस जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। रमेश ने कहा तब तो हम सभी कई परतों से घिरे हैं। सुरेश ने कहा बिल्कुल ठीक, यही परत कई तरह से हमें प्रभावित करते हैं। राधा ने कहा इन बातों में तो हमें समय का ध्यान ही नहीं रहा। देखो सूर्यास्त हो गया। सभी ने सूर्य की दिशा में देखा जो बहुत बड़ा व संतरे रंग का लग रहा था। सूर्य के इस रूप को देखकर सभी रोमांचित थे और इसी की चर्चा करते हुए घर की ओर चल पड़े। तो इस तरह से ये चैप्टर आज यहाँ पे संपन्न होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस पृथ्वी और पृथ्वी के चारों ओर का जो ये वायुमंडल है इसके बारे में आप अच्छी तरह से सब चीज़ समझ पाए होंगे। अब इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो आप खुद से बनाने का प्रयास करेंगे और अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो फिर हम तो बनाएंगे ही, लेकिन अभी आप पहले खुद से इसको प्रयास कीजिए। और अगर आप 7 क्लास में पढ़ रहे हैं, इस वीडियो क्लास को देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं, तो इस क्लास को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं इस क्लास का, तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। आप YouTube के सर्च बार में लिखेंगे AMS स्पोकन गुरु या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, उसको टच करेंगे और आप हमारे उस चैनल पर जाकर 7 क्लास का बिहार बोर्ड का इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं और ट्रांसलेशन ग्रामर भी पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं हम फिर अगले कक्षा में।